हम लोग वहाँ पर गए थे कॉमन सिविल कोड के ऊपर अपनी भूमिका रखने के दृष्टि से। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में एक पत्रकार मुझे आकर वहाँ पर मिला और उसने कहा कि सर आप तो ओबीसी हो और ओबीसी का इस कॉमन सिविल कोड के बारे में क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, आपका विरोध करने का कारण क्या है। मैंने कहा देखिए ऐसे हजरत, एक मैच चल रहा है, राजाराम बैटिंग कर रहा है, सीताराम की बॉलिंग जारू थी, राजाराम के विरोध में एलबीडब्ल्यू का लेग बिफोर विकेट का अपील हो गया। अंपायर को पूछा गया कि राजाराम आउट है या नहीं। अंपायर ने जजमेंट दे दिया कि मैच देखने के लिए जो ऑडियंस है उसमें जो सलीम बैठा है वो आउट हो गया है। पत्रकार परेशान हो गया कि साहब ये क्या कह रहे आप। ने कहा राजाराम के विरोध में अपील की गई थी कि राजाराम आउट है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को यह जजमेंट देना चाहिए था राजाराम आउट है या आउट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि ऑडियंस में बैठा हुआ सलीम आउट है। आज उसने सलीम को आउट कर दिया, कल उस सलीम के साथ में अगर कुमार बैठा हो, क्या गारंटी नहीं कुमार को भी आउट देंगे। इस देश में समानता के नाम पर बहुत सारी बातें हो रही है साथियों। हमें जानना होगा कि इस देश के अंदर क्या परिस्थितियां हैं। साथियों, ये जो समानता के नाम पर जो बहुत सारी बातें इस देश में चलाने का जो काम किया जा रहा है वो असल में दांवपेच का मामला। दुश्मन कभी भी अपने मकसद को, अपने उद्देश्य को नहीं बदलते, अपने दांवपेच बदलते रहते। असमानता ब्राह्मण धर्म का मूल तत्व है। फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लाइन में ब्राह्मणों के धर्म का सिद्धांत बताया है। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं, इसेंस ऑफ ब्राह्मणिज्म इज इनइक्वालिटी। अगर ब्राह्मण धर्म का सार क्या है, एक शब्द में अगर ब्राह्मण धर्म को अगर व्यक्त करना है तो उसका एक ही शब्द है इनइक्वालिटी, असमानता, वर्ण, जाति, अस्पृश्यता, क्रमिक असमानता। ये सारे के सारे तत्व जो यहाँ की व्यवस्था में ब्राह्मणों ने बनाए, उसमें कहीं भी साथियों हमारे अंदर समानता की कोई भावना नहीं है। अब सवाल यह है कि जो ब्राह्मण और उसकी व्यवस्था समानता पर, गैर बराबरी पर खड़ी है, वर्ण व्यवस्था ये कोई हॉरिजॉन्टल सिस्टम नहीं है। वर्ण व्यवस्था एक वर्टिकल सिस्टम है। बाबा साहब अम्बेडकर जब गांधी को मिलने के लिए गए थे, गांधी जी की और बाबा साहब की चर्चा हुई और गांधी को बाबा साहब ने पूछा, मिस्टर गांधी आप वर्ण व्यवस्था को मानते हो क्या? गांधी ने कहा मैं मानता। फिर दूसरा सवाल पूछा, आप वर्ण व्यवस्था को मानते हो, कोई बात नहीं, अब ये बताओ कि कौन सी वर्ण व्यवस्था मानते हो? आपकी वर्ण व्यवस्था खड़ी है या आड़ी है, ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? गांधी परेशान हो गए क्योंकि सवाल पूछने वाला कोई अनपढ़ आदमी नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने सवाल पूछा था, गांधी फंस गए। गांधी ने कहा अगर मैं ये कहूंगा कि ये मेरी वर्ण व्यवस्था वर्टिकल है, खड़ी है, तो बाबा साहब अम्बेडकर तुरंत कहेंगे कि आप असमानता को मानते हो, गैर बराबरी को मानते हो। और अगर मैं ये कहूंगा कि वर्ण व्यवस्था हॉरिजॉन्टल है, तो बाबा साहब अम्बेडकर कहेंगे साबित करके दिखाओ। गांधी ने जवाब दिया, ये खड़ी है या आड़ी है इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, बस मैं वर्ण व्यवस्था को मानता। असमानता को मानने के लिए भी उन्होंने तर्क बना के रखे हुए। साथियों, जब तक इस देश में वर्ण और जाति की व्यवस्था थी, ब्राह्मणों को समानता का सिद्धांत लागू करने की जरूरत नहीं थी। मगर जब इस देश में अडल्ट फ्रेंचाइज की सिस्टम लागू हो गई, अंग्रेजों के आने के बाद में इस देश के अंदर लेजिस्लेचर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। शूद्रों और अतिशूद्रों की जिनकी संख्या ब्राह्मणों से कई गुना ज्यादा थी, उनको भी समान अधिकार मिलने की जब बारी आई तो ब्राह्मणों के सामने संकट खड़ा हुआ कि कल तक जिन लोगों को हम लोगों ने समान घोषित किया था, अधिकार वंचित रखा था, आज वो भी अंग्रेजों के अधिकार के बदल समान हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में साथियों, ब्राह्मणों के सामने संकट था कि इस नई आने वाली समान व्यवस्था के अंदर अपना गैर बराबरी का सिद्धांत कैसे लागू किया जाए।
इन असमान लोगों का इस्तेमाल करना है, जिनको असमान घोषित किया हुआ है, नीच घोषित किया हुआ है, उसको इस्तेमाल करना है। अब उसका इस्तेमाल करना है तो उसको जागरूक करके तो उसका इस्तेमाल संभव नहीं है। जिसका इस्तेमाल करना है उसको जागरूक करके तो इस्तेमाल करना संभव नहीं है। इसलिए साथियों, ब्राह्मणों ने अपने दांवपेच में बदल करके साथियों अपने इस गैर बराबरी की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए तरीके अपनाए, और उस तरीके में साथियों उन्होंने जो कल तक अपने आप को वर्ण और जाति के नाम पर श्रेष्ठ घोषित करते थे, उन्होंने वर्ण और जाति के नाम पर अपनी पहचान बनाने की बजाय इस देश के कल्याण की, राष्ट्र के कल्याण की, देश के कल्याण की, इस देश के नागरिकों के कल्याण की भाषा बोलना शुरू कर दिया। ब्राह्मण पर जब भी खतरा महसूस होता है वो राष्ट्रहित की, देश हित की भाषा बोलना शुरू कर देते। और इस देश के बहुसंख्य लोगों को, जिसको उन्होंने वर्ण व्यवस्था के आधार पर अपमानित घोषित किया था, नीच घोषित किया था, उनका समर्थन लिए बगैर, उनका साथ सहयोग लिए बगैर वो अंग्रेजों का मुकाबला कर नहीं सकते थे। उनका साथ सहयोग लिए बगैर, उनका इस्तेमाल किए बगैर वो अंग्रेजों को यहाँ से भगा नहीं सकते थे। और अंग्रेजों को भगाकर देश का शासक होना है तो शक्ति चाहिए। वो शक्ति आएगी कहाँ से? इन्हीं लोगों से आएगी। मगर इनका इस्तेमाल करना है तो कैसे किया जाए? इसलिए उन्होंने तरीके अपनाए। 1917 को साथियों जब साउथ ब्यूरो कमीशन की बारी आई तो तिलक ने पब्लिकली कहा तेली तंबोलियों को, कुनवटों को संसद में जाकर क्या हल करना है। नाम लेकर उन्होंने विरोध किया। उस समय की कांग्रेस को साथियों मांसपेश नहीं था, कोई समर्थन नहीं था। गांधी ने सोचा कि अगर हम खुलेआम अगर इनका विरोध करेंगे तो इसका समर्थन हमको नहीं मिलेगा, ये लोग प्रतिक्रिया में हमारे विरोध में खड़े होंगे। तो गांधी ने, कांग्रेस के लोगों ने अपने तरीके बदले और नया तरीका अपनाया। गांधी ने जन कल्याण की, गरीबों के कल्याण की भाषा बोलना शुरू कर दिया। जिसका विरोध होने वाला है, जो ब्राह्मणों की व्यवस्था को विरोध करने वाला है, उसके ही कल्याण की भाषा अगर आप बोलोगे, उसके ही हित वाली भाषा अगर आप बोलोगे तो क्या होगा? अगर उसका विरोध आपको होने वाला है, वो आपकी व्यवस्था को मान्यता देने वाला नहीं है, मगर आपको उसका समर्थन चाहिए, अगर आपने उसके ही कल्याण की भाषा बोल दी, अरे मैं तो ये तुम्हारे कल्याण के लिए करना चाहता हूं, तो क्या होगा? विरोध करने वाले व्यक्ति का विद्रोह खत्म हो जाएगा और वह आपके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। इसलिए साथियों, गांधी ने बहुत सारे तरीके अपनाए। आप सबको पता होगा, गांधी ने मजदूर महाजन संघ शुरू किया था। गांधी के द्वारा एक संगठन बनाया गया था, मजदूर महासंघ। और उस मजदूर महासंघ में कौन कौन होंगे? मजदूर भी होंगे और उस मजदूर का शोषण करने वाला महाजन भी वहां होगा। अब मजदूर इकट्ठा हो सकते, समझने वाली बात है। मजदूरों के संगठन में महाजन भी अगर शामिल हो जाए तो मजदूरों का कौन सा भला होने वाला है? महाजनों ने प्रतिक्रिया की कि गांधी आप ये क्या कर रहे हो? तो गांधी ने महाजनों को कहा, आपको मजदूरों के कल्याण की कोई चिंता करनी नहीं है, कोई 1 रुपया मजदूरों के कल्याण के लिए खर्च नहीं करने का, बस मजदूरों के कल्याण की भाषा आपको बोलनी है। गांधी जी जैसे गरीबी के नाम पर लोगों का इस्तेमाल करते रहे। गांधी गरीब नहीं थे, गांधी को गरीब दिखाया गया था। और सरोजिनी नायडू जो गांधी की शिष्या थी, उसने कहा था कि गांधी को गरीब दिखाने के लिए कांग्रेस को उस समय लाखों रुपए खर्च करना पड़ता था। गरीब जैसे गांधी दिखते थे तो गरीब उसके झांसे में आते थे। गांधी जी अछूतों के बस्ती में जाते थे, वाल्मीकि जातियों की सफाई करने वाली जातियों के बस्तियों में जाते थे। सफाई करने वाली जातियां पूरे शहर में झाड़ू लगाते थे, गांधी उनकी बस्ती में जाकर झाड़ू लगाते थे। उन जातियों को लगता था कि गांधी जी हमारे कितने महान नेता। उन जातियों को लगा कि गांधी जी ही हमारे असली नेता है, हमारी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा। ये जो सर्वोदय की कंसेप्ट गांधी ने लाई, यही तो थी। साथियों, गांधी ने किताब लिखी हिंद स्वराज। उस किताब में गांधी ने इस गैर बराबरी की व्यवस्था का समर्थन करते हुए कहा कि गांव के अंदर जाति की व्यवस्था हो, उस व्यवस्था को जो
पुरानी जो व्यवस्था है वर्ण और जाति की, वही होनी चाहिए। जो व्यक्ति हिंद स्वराज में गैर बराबरी की जाति की व्यवस्था का समर्थन करता है, वही व्यक्ति बाहर आकर गरीबों की, जो नीच जाति के लोग हैं, उनकी कल्याण की भाषा भी बोलता था। असमान लोगों को गांधी जी ने एक नया नाम दिया था, गरीबों को एक नया नाम दिया था। गांधी जी गरीबों को गरीब नहीं कहते थे। गरीब को गरीब कहो तो उसको गरीबी का एहसास होगा, उस गरीबी को मिटाने की कोशिश करेगा। इसलिए गांधी जी ने गरीबों को नया नाम दिया था। आपने लक्ष्मी नारायण सुना होगा, गांधी जी ने गरीब को नाम दिया था दरिद्री नारायण। कौन सा नारायण? लक्ष्मी नारायण नहीं, दरिद्री नारायण। नारायण को नारायण कहने की बजाय दरिद्री नारायण कहो। साथियों, देश जो है वो लोकतंत्र जब है शब्दों पर चलता है, और जब ये शब्दों पर चलता है तो उसकी अपनी एक व्यवस्था होती है चलने की। गांधी जी ने दरिद्री नारायण का इस्तेमाल किया, सर्वोदय का कंसेप्ट लाया। कम्युनिस्टों ने भी सर्वहारा का शब्द लाया। सर्वहारा का मतलब सभी के कल्याण, जो मजदूर लोग हैं उसके कल्याण की भाषा बोलने का, मजदूरों के कल्याण के लिए कुछ नहीं करने का, बस उनके कल्याण की भाषा बोलने का। संघ परिवार के द्वारा समरसता की बात आई, सर्वजन की बात आई। ये सारी बातें उस गैर बराबरी की व्यवस्था को बरकरार रखकर उस व्यवस्था के विरोध में जो विद्रोह पैदा होने वाला है, उस विद्रोह को मिटाने का काम करेगी। अगर जिसके विरोध में ये गुलामी थोपी जा रही है, जो विद्रोह करने वाला व्यक्ति है, उसका ही विरोध अगर रुक जाए, वही आपके समर्थन में खड़ा हो जाए, तो वो विद्रोह का मामला खत्म हो जाएगा। असमान लोगों को समान मानने का मतलब क्या है? उनके अंदर भ्रम पैदा करना, उसके कल्याण की भाषा बोलकर उसका इस्तेमाल करना, उसकी नीति को हमको समझना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन का लक्ष्य साथियों इस देश के मूल्यवान सेवकों को न्याय देना था, उसकी चर्चा करना या उसकी बात करना यह नहीं था।